Good evening, everyone, and welcome to the class on Life and Works of Walt Whitman. आज हम लाइफ एंड वर्क्स ऑफ वॉल्ट विटमैन पे बात करेंगे. वॉल्ट विटमैन आप जानते हैं कि उन्होंने अमेरिकन पोइट्री को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया. इनफैक्ट एजरा पाउंड ने उनको फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री कहा. ही बिकेम सिनोनिमस विद अमेरिका एंड अमेरिकन पोइट्री. तो इतने लेजेंडरी पोएट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वॉल्ट विटमैन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. बहुत क्वेश्चंस आते हैं उनमें से. तो सबसे पहले उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप उनके वर्क्स को तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आपको उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा पता होगा. और क्वेश्चंस भी आते हैं लाइफ बायोग्राफिकल स्केच से. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉल्ट विटमैन पैदा कब हुए. ही वॉज बॉर्न ऑन May 31, 1819. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है 1819. मंथ वॉज मे एंड द डेट वॉज 31st. ओके, द लास्ट डेट ऑफ द मंथ. एंड ही वॉज बॉर्न इन वेस्ट हिल्स, राइट. सो न्यूयॉर्क का जो वेस्ट हिल्स एरिया है वहाँ पैदा हुए वॉल्ट विटमैन May 31, 1819 को. और कौन थे उनके पेरेंट्स? ही वॉज बॉर्न टू वॉल्टर सीनियर एंड हिज मदर वॉज लुइजा वैन वेल्स. तो क्या था कि जब वो पैदा हुए तो ही वॉज नॉट नोन एज वॉल्ट, ही वॉज नेम्ड वॉल्टर. बट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश हिज नेम फ्रॉम हिज फादर्स नेम, he was, people started calling him Walt. That is how he came to be known as Walt. Okay, so he shared this first name with his father, and his mother was Louisa Van Welser. अब अगर हम इनके चाइल्डहुड की बात करें तो एक बड़ी फैमिली थी, इनके बहुत सिबलिंग्स थे. ठीक है, और उस बड़ी फैमिली में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी. तो उन्होंने फाइनेंशियल हार्डशिप्स देखे अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड में, और बहुत ही अनहैप्पी, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सा उनका चाइल्डहुड रहा. ठीक है, मेजर रीज़न क्या था? इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी वो काफ़ी कमज़ोर थी उनकी फैमिली की. तो अप टू द एज ऑफ 11 ही वेंट टू द स्कूल, एंड आफ्टर दैट इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली he had to discontinue his school, and he started looking for small jobs so that he could support his family. तो याद रखिएगा कि फॉर्मल एजुकेशन उनकी सिर्फ 11 साल की उम्र तक ही रही. उसके बाद उन्होंने ही वॉज सेल्फ टॉट, उन्होंने खुद अपने आप को पढ़ना शुरू किया, लाइब्रेरीज विज़िट करना शुरू किए. तो छोटी मोटी जॉब उन्होंने उस टेंडर एज से करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने जो है ऑफिस बॉय का काम किया. ऑफिस बॉय जानते हैं, एक पीएन जहाँ बोल सकते हैं. ठीक है, तो एक ऑफिस बॉय का काम किया. उसके बाद में उन्होंने जो कुछ लोकल न्यूज़पेपर रहे उस एरिया के, जैसे कि पेट्रियट था, उसके बाद में पेट्रियट में एज एन अप्रेंटाइज काम किया. अप्रेंटाइज क्या होता है? एक ट्रेनर होता है. ठीक है, तो जो प्रिंटिंग से या टाइप सेटिंग से रिलेटेड काम है वो उन्होंने देखे दोनों लोकल वीकली न्यूज़पेपर्स में, पेट्रियट में भी और द लॉन्ग आइलैंड स्टार में भी. तो अपनी इनिशियल ईयर्स में ही उनको जो प्रिंटिंग और पब्लिकेशन का एक्सपोजर मिल गया बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग associated with these two newspapers, right? Who were these two newspapers? The Patriot and the Long Island Star. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? लॉन्ग आइलैंड स्टार को भी छोड़ दिया और वो न्यूयॉर्क मूव कर गए. ठीक है, अब क्या होता है आगे चल कर के देखते हैं. तो जब वो न्यूयॉर्क गए तो इस बीच में उन्होंने पॉइंट नंबर 2 को आप कंसिडर करिए. सो व्हेन ही मूव टू न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन में रहे वो पहले, उसके बाद में ही मूव टू न्यूयॉर्क. जब न्यूयॉर्क में गए तो उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया. ठीक है, और उस न्यूज़पेपर का, उस जर्नल का नाम क्या था? द लॉन्ग आइलैंडर. ठीक है, द लॉन्ग आइलैंडर, ये उनका अपना न्यूज़पेपर था. और बाद में उन्होंने क्या किया? ही सोल्ड दिस न्यूज़पेपर टू समवन एल्स एंड समवन एल्स ओन दिस. वो इम्पॉर्टेंट नहीं है किसको, ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर भी फाउंड किया था न्यूयॉर्क में, विच वॉज कॉल्ड द लॉन्ग आइलैंडर. ठीक है,
अब इस बीच में क्योंकि वो बहुत सारी और जॉब्स कर रहे हैं, कहीं पर भी बहुत लंबे टाइम वो नहीं रुक रहे, ठीक है. ही केप्ट हॉपिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, वन जॉब टू अदर जॉब. और इसी बीच में उन्होंने ही केप्ट ट्राइंग हिज हैंड एट टीचिंग. सो ही टॉट एट लोकल स्कूल्स. ओके. और जब किसी एक स्कूल में 1840 से 1841, ठीक है, वाइल ही वॉज टीचिंग इन अ स्कूल, उन्होंने 10 एडिटोरियल्स की एक सीरीज़ लिखी, ठीक है. वॉट एवर टाइम ही यूज टू गेट आफ्टर टीचिंग, ही रोट अ सीरीज ऑफ 10 एडिटोरियल्स, ठीक है. 10 एडिटोरियल्स की ये सीरीज़ थी, जिसको क्या कहा गया, सन डाउन पेपर्स, राइट, सन डाउन पेपर्स फ्रॉम द डेस्क ऑफ अ स्कूल मास्टर. ठीक है. तो अगर आपको ये भी याद रहेगा ना कि वॉल्ट विटमैन ने काफ़ी टाइम टीचिंग भी ट्राई की, स्कूल्स में जाके पढ़ाया, तो आपको ये सुनते ही फ्रॉम द डेस्क ऑफ अ स्कूल मास्टर आपको याद आ जाएगा कि ये वॉल्ट विटमैन का एडिटोरियल सीरीज़ हो सकती है या कोई पीस, कोई वर्क हो सकता है. ठीक है. ये याद रखिएगा क्योंकि ये इनिशियल ईयर्स में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो कैसे उनकी शुरुआत हुई, ठीक है, उससे जुड़े हुए ये कुछ वर्क्स हैं. ओके. समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी मैम. ओके, वंडरफुल. ठीक है. उसके ओके, ठीक है. उसके बाद में वाइल ही वॉज इन न्यूयॉर्क, ठीक है, ही सर्व्ड एज एडिटर ऑफ 2 डेली न्यूज़पेपर्स. वन वॉज ऑरोरा एंड अनदर वन वॉज ब्रुकलिन ईगल. ठीक है. अब आप देखिए कि कहाँ वो एक ऑफिस बॉय से, फिर उसके बाद अप्रेंटाइज, उसके बाद में वो टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनली उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर खोल दिया. और एक टाइम ऐसा आया जब वो 2 लोकल न्यूज़पेपर्स के एडिटर बन गए. ही सर्व्ड एज एडिटर ऑफ ऑरोरा एंड ब्रुकलिन ईगल. ठीक है. तो आप उनकी जर्नी को ट्रेस कर रहे हैं कि किस तरीके से ही एलिवेटेड हिज पोजीशन इन हिज लाइफ और कैसे उनको एक्सपोजर मिला एडिटिंग का, पब्लिकेशन का. ठीक है. कि सिर्फ किसी एक न्यूज़पेपर के साथ काम करके नहीं, ठीक है, कितने सारे उन्होंने न्यूज़पेपर्स के साथ काम किया. ठीक है. अब इसी बीच में क्या होता है, ये जो ब्रुकलिन ईगल के साथ उनका जो एसोसिएशन था, जो डेली न्यूज़पेपर था, वो उनकी लाइफ के लिए बहुत ही क्रूशियल रहा. कैसे क्रूशियल रहा? ठीक है. जब वो ब्रुकलिन ईगल के एडिटर थे, ठीक है, तो एडिटोरियल तो लिखते ही थे ऑफ कोर्स, इसके अलावा कुछ उनके क्रिटिकल पीसेस आते थे. वो क्रिटिकल पीसेस उनके म्यूज़िक पे भी आते थे. ठीक है. क्योंकि जब वो स्टार के साथ काम कर रहे थे ना, उस टाइम पे वो उन्होंने बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था, लाइब्रेरीज़ में जाना शुरू कर दिया था, थिएटर में परफॉर्मेंसेस देखना शुरू कर दिया था. तो एक्सपोजर तो था ही उनका थिएटर का. और ब्रुकलिन ईगल के साथ काम करते हुए क्या हुआ कि उन्होंने क्रिटिकल पीसेस लिखना शुरू किए म्यूज़िक पे. ठीक है. और उनको एक्सपोजर मिला किसका? इटालियन ओपेरा का. ठीक है. ओपेरा आप जानते हैं ना क्या होते हैं. अगर आपने वो मूवी देखी है दिल चाहता है, तो उसमें आमिर खान और प्रीति जिंटा वो एक ओपेरा परफॉर्मेंस देखने जाते हैं. ठीक है. तो ओपेरा क्या होते हैं? वो म्यूज़िकल्स होते हैं, बट उन म्यूज़िकल्स के थ्रू क्या करते हैं, एक पूरी स्टोरी सुनाई जाती है ना. तो इटालियन ओपेरा का एक्सपोजर उनको मिला और इटालियन ओपेरा के एक्सपोजर, वो बहुत बड़े फ़ैन हो गए इटालियन ओपेरा के, जिस तरीके से स्टोरी नरेट की जाती है एक म्यूज़िकल तरीके से. और इसी ने उनको इंस्पायर किया ब्लैंक वर्स को अडॉप्ट करने में अपनी पोइट्री में. आप देखेंगे कि वॉल्ट विटमैन की पोइट्री, इट इज़ लार्जली रिटन यूजिंग द पोइटिक फॉर्म. विच पोइटिक फॉर्म? ब्लैंक वर्स. ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये भी याद रखिएगा कि कैसे वॉल्ट विटमैन की जर्नी स्टार्ट हुई ब्लैंक वर्स के साथ में, कैसे वो इटालियन ओपेरा के फ़ैन बने और उनको लगा कि पोइट्री को, किसी नरेटिव को ज़्यादा ब्यूटिफुली हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग ब्लैंक वर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर राइम एंड अदर थिंग्स. उन्होंने बहुत ही एक पॉपुलर स्टेटमेंट कहा है, ठीक है, इटालियन ओपेरा और उसके इन्फ्लुएंस को लेकर के. लेट मी रीड इट आउट टू यू. ही सेड, बट फॉर द ओपेरा आई कुड नेवर हैव रिटन लीव्स ऑफ ग्रास विच इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स. ठीक है. तो 2 चीज़ें याद रखिएगा कि ब्लैंक वर्स में लिखा है इन्होंने, ठीक है, लार्जली,
और लीव्स ऑफ ग्रास जो इनका जो सेमिनल पॉपुलर वर्क है, दैट इज़ ऑल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्स, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, बट फॉर द ओपरा आई कुड नेवर हैव रिटन लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में जानते हैं आप, कि किसी ऑथर की लाइफ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, और ऐसे करके ऑप्शंस देते हैं, बोथ वन एंड ट्रू, ओनली फोर्थ, ओनली सेकेंड। तो जब ये सारी बायोग्राफिकल स्केच आपको पता होगा तो आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा, अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, दे आर टफ नट टू क्रैक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम एज अ पर्सन, ठीक है, समझें, वॉल्ट विटमैन की पर्सनालिटी को देखें, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन जो थे ना, बहुत फ्री स्पिरिट थे, वो इस तरीके के पर्सनालिटी थे कि वो चीज़ों को क्वेश्चन करते थे, वो एक्सप्लोर करते थे, ठीक है, और बहुत ही वोरेशियस रीडर रहे उन्होंने, फ़िलासफ़ी, अपने टाइम के रीडर्स अपने टाइम के राइटर्स को, और जो और पॉपुलर राइटर्स हुए डिफरेंट एजेस के, उनको बहुत विविडली उन्होंने पढ़ा था, ठीक है। उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थी वुमेन्स राइट को लेकर के, ठीक है। इमिग्रेशन जो उस टाइम का एक पॉपुलर इश्यू था, उसको लेकर के उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थी। स्लेवरी को लेकर के ही यूज़ टू फील वेरी स्ट्रांगली, तभी तो देखिए वो इब्राहम लिंकन के भी बहुत बड़े फ़ैन थे, एडमायरर थे, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी इश्यूज़ थे उस डे एंड एज के, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैंकरिंग आफ्टर रैशनल एंड यू नो the emotions were taking back seat and people were giving more importance to reason and logic. So ये सारी चीज़ों को लेके वो बहुत strongly feel करते थे, ठीक है। होता क्या है कि ये चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप इनको उनके वर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आपने नहीं डायरेक्टली पढ़ा हो, तो आप थोड़ा सा एसोसिएशन यूज़ करके आंसर कर पाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि अब आप समझ ही रहे हो उनकी पर्सनालिटी आपके दिमाग में एक शेप ले रही है, ठीक है। तो अगर उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन की बात करें हम, तो बहुत ही सेक्युलर थे वो, ठीक है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो क्रिश्चियन बिलीव्स पे, उनके पेरेंट्स तो जो थे वो कि बहुत ही उनके रिजिड क्रिश्चियन बिलीव्स रहे थे, बट वो ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो वो जितने भी रिलीजन्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते थे। आप उनके लीव्स ऑफ ग्रास जब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उनका सारे रिलीजन को लेकर के बहुत ही लिबरल आउटलुक है और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, सारे रिलीजन्स की। इसके अलावा अगर उनकी हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड हिज सिबलिंग्स एंड सम लिटरेरी फ्रेंड्स, ठीक है, उन्होंने शादी कभी नहीं की, ठीक है। ही नेवर मैरिड एंड ही लिव्ड मोर ऑफ अ लाइफ ऑफ अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड क्या होता है, हम हिंदी में एक शब्द यूज़ करते हैं मस्त मौला, है ना, मनमौजी, घूमता फिरता रहता है, कभी कहीं सेटल हो रहा है, कभी कहीं सेटल हो रहा है, ठीक है, लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, लाइफ की स्पिरिट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उस तरीके की पर्सनालिटी वॉल्ट विटमैन की रही, ठीक है। इसीलिए आपने देखा ना कितनी उन्होंने पोजीशंस होल्ड की लाइफ में। और इस तरीके से उनकी लाइफ जो है, लाइफ को एक्सपीरियंस करते, फ़िलासफ़ीज़ पढ़ते गुजरी, ठीक है। और इसी बीच उन्होंने अपने मास्टरपीसेस क्रिएट करिए, जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। और ही डाइड एट द एज ऑफ 72, ठीक है। सो ही लिव्ड अ फुल लाइफ एंड व्हेन डिड ही डाई, he died on March 26, ठीक है, 1892, ठीक है। he was born in 1819, ठीक है, and he died in 1892। तो 189 तो कॉमन है ना, और लास्ट में बस 2 है, 1892। तो ब्रोंकाइल न्यूमोनिया का अटैक उनको आया एंड एट दैट टाइम ही वॉज इन कैम्पडन न्यू जर्सी एंड ही वॉज बरीड इन अ टूम्ब देयर, ठीक है, एट हार्ले सिमेट्री इन कैम्पडन। वहीं पर ही वो अपने टूम में उनको बरी किया गया और पीपल रियली मोर्न्ड हिज डेथ, दे वर ग्रीव्ड, डीपली ग्रीव्ड बाय हिज डेथ। एक तरीके से उनकी डेथ जो है ना, जैसे हमारे कंट्री में जैसे बड़े लीडर्स की डेथ होती है तो किस तरीके से पब्लिक इवेंट बन जाता है ना, तो उसी तरीके से एक पब्लिक इवेंट बन गया था। उनके पर्सनल फ्रेंड
उनके सारे एडमायरर सब लोग उनके फ्यूनरल में शामिल हुए थे, ठीक है। तो he lived a phenomenal life. He changed the picture of American poetry, and to honor his contribution to American poetry, another great American poet, Ezra Pound, he called him America's poet. So much so that he called him synonymous with America, that he is America. राइट आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि एक कंटेम्प्रेरी पोएट उनको बोल रहे हैं कि दैट ही इज़ अमेरिका हिमसेल्फ, दैट ही इज़ द लिविंग स्पिरिट ऑफ अमेरिका एंड व्हाट अमेरिका स्टैंड्स फॉर। तो याद रखिएगा कि किसके लिए कहा गया है ये और किसने कहा है। एज़रा पाउंड ने कहा, किन के लिए कहा? वॉल्ट विटमैन के लिए कहा, ठीक है। यहाँ अभी तक आपको कोई क्वेश्चन है या सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है मैम। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम उनके कुछ वर्क्स देखते हैं, ठीक है। तो हमें फोकस तो लीव्स ऑफ ग्रास पर ही करना है, जिस पे कि मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अपलोड करवाऊंगी बहुत जल्द ही, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी लीव्स ऑफ, बहुत रिसर्च करने के बाद में आई विल अपलोड दैट लेक्चर, ठीक है। अभी हम कुछ वर्क्स को एक एट अ ग्लांस देख रहे हैं ताकि आप फेमिलियर हों, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि उन्होंने कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पेन नेम यूज़ किया था। यहाँ पर नेम जो है वो ओमिट हो गया है मुझसे, आई एडिट दैट, ठीक है। वो नेम क्या था? वो था मोजे वेल्जर, ठीक है। वेल्जर आपने जब मैंने उनकी मदर का नाम बताया था तो ये उनका मैटरनल सरनेम है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मोजे तो फर्स्ट नेम ले लिया और वेल्जर, मोजे वेल्जर उन्होंने पेन नेम यूज़ किया था। उनकी एक सेल्फ हेल्प गाइड आई है जिसका टाइटल है मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग, विच इज़ ऑल अबाउट लिविंग अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो आज भी ये पॉपुलर है सेल्फ हेल्प गाइड, और इसको काफ़ी थोड़ा सा इसेंट्रिक, थोड़ा सा स्ट्रेंज माना जाता है, ओवर द टॉप माना जाता है। इसमें जो कुछ टेक्निक्स की बात की है वॉल्ट विटमैन ने, जैसे कि उन्होंने कहा सन बेदिंग के बारे में बात हुई, ईटिंग मीट एक्सक्लूसिवली, ठीक है, टेकिंग बाथ नेकेड फॉर मैन, स्विमिंग नेकेड फॉर मैन, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा इसेंट्रिक और कंट्रोवर्शियल लगती हैं, ठीक है। बाकी उन्होंने और चीज़ों पे भी स्ट्रेस किया, जैसे गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। तो एक तरीके से ये एक सेल्फ हेल्प गाइड है, ठीक है, जो उन्होंने लिखा। तो आप देख रहे हैं ना कि अपार्ट फ्रॉम पोइट्री एक तरफ वो सेल्फ हेल्प गाइड भी लिख रहे हैं जो हेल्थ और हेल्थ के इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करती है। नॉवेल्स भी उन्होंने लिखे हैं, ठीक है, लेटर्स उन्होंने लिखे हैं, पॉलिटिकल पीसेस लिखे हैं। अभी हम सब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। फिर उनका एक नॉवल भी आया है। जब हम वॉल्ट विटमैन की बात करते हैं ना तो हम सिर्फ उनकी पोइट्री के बारे में बात करके रह जाते हैं, बट ये मत भूलिए कि आप नेट में का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो जिन चीज़ों के बारे में यूजुअली हम बात नहीं करते हैं नेट के एग्ज़ाम में वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो उनका एक नॉवल आया, ठीक है, कौन सा नॉवल था वो था लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल, एन ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें काफ़ी रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोटैगनिस्ट है वो न्यूयॉर्क मूव करता है ना। मैं अभी 1 लाइन समरी भी बताऊंगी थोड़ी सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स की उनकी, ठीक है। तो बहुत बड़ा टाइटल है इसका, क्योंकि क्या है ये जो न्यूज़पेपर है द संडे डिस्पैच करके, ठीक है, द संडे डिस्पैच में ये सीरियलाइज्ड हुआ था। अगर आपने अगर जैसे हिंदी डेलीज़ पढ़ी हों, ठीक है, उसमें क्या होता था नवभारत टाइम्स है इस तरीके के, जिसमें जो उनके ये वीकेंड पे जो आते थे जो सप्लीमेंट आते थे, उसमें क्या होता था कि कुछ स्टोरीज़ जो होती थी वो सीरियलाइज्ड होती थी, है ना। तो इसी तरीके से उनका ये जो नॉवल हुआ, ऐसे नहीं है कि उन्होंने लिखा और पब्लिश हो गया, ये द संडे डिस्पैच में 11 इश्यूज़ में सीरियलाइज्ड हुआ, ठीक है। तो आप एक बार ही पूरा टाइटल पढ़ लीजिए, और वैसे आप यही याद रखिए कि लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल, एन ऑटोबायोग्राफी, अ स्टोरी ऑफ न्यूयॉर्क at the present time in which the reader will find some familiar characters, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफिकल तो ये रहा है। तो ये इनका एक
नॉवल जो आपको याद रखना है, ठीक है, लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ जैक एंगल। नेक्स्ट उनका जो नॉवल आया उसका टाइटल था फ्रैंकलिन एवांस और द इनेब्रिएट, ठीक है। फ्रैंकलिन तो एक है जैक एंगल, दूसरा है फ्रैंकलिन एवांस, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। और एक उनकी शॉर्ट स्टोरी जो है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब शॉर्ट स्टोरी का उनका एक कलेक्शन भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी जो है उनकी है द र्यूबिन्स लास्ट विश करके, ठीक है। र्यूबिन्स लास्ट विश, कभी कभी क्या होता है ना, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे बहुत सारे अमेरिकन राइटर्स हैं, चाहे वो हेमिंगवे हों या हॉथॉर्न हों या वॉल्ट विटमैन भी हों, जो कि प्राइमरीली एक पोएट हैं, इनने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाएगा कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ दे दी जाएंगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसकी शॉर्ट स्टोरी है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, हेमिंगवे की है या हॉथॉर्न की है ना, हम दोनों पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो हेमिंगवे की तो बहुत सारी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वॉल्ट विटमैन की शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं जो पॉपुलर है, उस जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस, उसमें आपकी है र्यूबिन्स लास्ट विश, तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ना डिस्प्ले कर दिए हैं क्योंकि विजुअल्स देख के हमें ज़्यादा याद रहता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जस्ट टेक अ लुक, राइट, मतलब जस्ट टेक अ लुक एट ऑल द वर्क्स विच आई हैव डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, एंड ट्राई टू रिमेंबर देम इन योर माइंड्स आई, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक क्विकली। तो जो पहला, ये मैंने किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लगाया है, ये सिर्फ मैंने उनके पॉपुलर वर्क्स यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं आपके लिए, ठीक है। तो अभी कौन सा एक वर्क है, फ्रैंकलिन एवांस और द इनेब्रिएट, मैंने बताया अभी आपको, सेकेंड नॉवल उनका, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नॉवल, राइट। नेक्स्ट है द हाफ ब्रीड, अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर। सब टाइटल्स भी आपको हमेशा याद रखने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो हाफ ब्रीड एंड अदर स्टोरीज़ करके आया, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया उनका, ठीक है। तो एक तो शॉर्ट स्टोरी थी द हाफ ब्रीड, ठीक है, और जो कलेक्शन आया द हाफ ब्रीड एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज़, उसमें द हाफ ब्रीड और उसके अलावा जो वॉल्ट विटमैन की शॉर्ट स्टोरीज़ थी वो कलेक्ट की गई, ठीक है। फिर उनका जो दूसरा नावल जो मैंने आपको फर्स्ट नावल बताया, इनफैक्ट ये फर्स्ट नावल है उनका, ठीक है, लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल, ठीक है। अभी इसकी मैं वन लाइन समरी आप लोगों को दे दूँगी। तो ये उनका दूसरा इम्पॉर्टेंट नावल आया। फिर है द लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास आप जानते हैं कि पोइट्री कलेक्शन उनका रहा, और इसके बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो बट अभी याद रखिए लीव्स ऑफ ग्रास कौन से ईयर में इसका पहला एडिशन आया। इसका पहला एडिशन आया है 1855 में। एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ याद रखने की। ग्रास में डबल एस आता है ना, डबल एस 5 से रिजेंबल करता है ना, तो बस इतना याद रख लीजिए, 18 और ग्रास का डबल एस और डबल 5 कर दीजिए, तो भूलेंगे नहीं आप कभी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा, इट वॉज क्लोज टू वॉल्ट विटमैन्स हार्ट, ठीक है। और थ्रू आउट हिज लाइफ वो इसको रीवर्क करते रहे, इसमें ऐड करते रहे, इसको रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो इसके कई एडिशंस आए हैं, ठीक है। लास्ट एडिशन जो आया है वो 1891 में आया है, जिसको डेथ बेड एडिशन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये ड्रम टैप्स है, ये भी इनका पोइट्री का कलेक्शन है, ठीक है। तो आपने देख लिया, एक तो लीव्स ऑफ ग्रास है जो इनकी जो पॉपुलर पोएम्स हैं, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, और ठीक है, या जो एलिजी है उनकी इब्राहिम लिंकन की डेथ पे, वो सब लीव्स ऑफ ग्रास में है, ठीक है। बट एक और उनका पोइट्री कलेक्शन जो रहा है वो है ड्रम टैप्स, ठीक है, ये भी पोइट्री कलेक्शन है, याद रखिएगा। उसके बाद है डेमोक्रेटिक विस्टास जो आया 1871 में, और स्पेसिमेन डेज इन अमेरिका, ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलर वर्क्स यहाँ पर मैंने कोलाज फॉर्म में आपको दिखा दिए हैं, सो दैट कि आपको याद रहे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इनकी वन लाइन समरी जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। वन लाइन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि सारे वर्क्स को डिटेल में पढ़ना पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बेटर है कि सारे वर्क्स के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन हो, और अगर
इन वर्क्स पे कहीं कोई क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो क्या करना है, फिर उस वर्क को जा कर के एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ये अप्रोच आपको यूज़ करना है, स्मार्टली पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये है फ्रैंकलिन इवांस और द इनेब्रिएट, अभी दिखाया मैंने आपको कि ये नॉवल है। पब्लिश कब होता है, ये 1842 में पब्लिश होता है, ठीक है। और इस नॉवल में ये है क्या, एक टर्म आपको देखने को मिल रहा है, टेम्परेंस नॉवेल्स। पता नहीं होगा, हो सकता है कि क्या होता है टेम्परेंस नॉवल। तो विटमैन का टेम्परेंस नॉवल कौन सा है, फ्रैंकलिन इवांस, ठीक है। एक मूवमेंट चला था अमेरिका में, किस चीज़ के अगेंस्ट में था वो, एल्कोहल कंजम्पशन के अगेंस्ट में था, ठीक है। क्योंकि क्या था, यूथ जो था उस टाइम का, ठीक है, द यूथ वॉज ड्राउनिंग इटसेल्फ इन एल्कोहल, so much so that they were losing a sense of reality, they were losing a sense of duty and responsibility. तो एक मूवमेंट चला कि one should abstain from drinking alcohol, one should stay away from these things. तो ये एक इसी तरीके का नॉवल है। तो ऑब्वियसली टेम्परेंस नॉवल है, तो थोड़ा सा तो आप नरेटिव थीम गेस कर ही सकते हैं, ठीक है, कि होता क्या है इसमें। जो हमारा हीरो है फ्रैंकलिन इवांस, ठीक है, ये एक स्मॉल टाउन गाय है जस्ट लाइक विटमैन। तो ये मूव करता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ये एक लड़के से मिलता है, ठीक है, जिसका नाम कॉल्बी है, और वो उसके साथ में आकर के ये ड्रिंक करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिससे कि इसकी पूरी जो ये जब न्यूयॉर्क मूव किया था तो ही हैड अ लॉट ऑफ ड्रीम्स ऑफ मेकिंग इट बिग इन न्यूयॉर्क, राइट, बट ही गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, ही रूइंड हिज लाइफ, और किस तरीके से फिर वहाँ से इसने अपने आप को रिडीम किया, उसकी स्टोरी है ना। तो ऑब्वियसली टेम्परेंस नॉवल होगा तो थोड़ा सा तो नरेटिव इस तरीके का रहेगा ही, ठीक है। तो टेम्परेंस नॉवल क्या होता है, और विटमैन का टेम्परेंस नॉवल कौन सा था, ये आपको याद रखना है। और विटमैन की हम बात करें तो विटमैन ने खुद, ठीक है, ही एब्सटेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन हिज लाइफ, मतलब 30 साल तक की एज में। यूजुअली क्या होता है, ये इस तरीके की बिंज ड्रिंकिंग और पार्टीज़ कब करता है, यूथ में, ठीक है, जो आपके 20s होते हैं उसमें। बट अप टू द एज ऑफ 30 ही स्टेड अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। उसके बाद में धीरे धीरे करके, ठीक है, एज ही बिकेम मैच्योर इन लाइफ, तो ही यूज्ड टू take a little wine etc. Otherwise he was against consumption of alcohol to a great extent. फिर जो नेक्स्ट उनका जो स्टोरी कलेक्शन है, द हाफ ब्रीड। अब हम यहाँ पर कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इस स्टोरी की बात कर रहे हैं ना। एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी लास्ट विश वाली, ठीक है, ये हाफ ब्रीड दूसरी पब्लिश होती है ये 1846 में, ठीक है। और भी स्टोरीज इसके साथ पब्लिश हुई थी उस कलेक्शन में। पहले इसका जो नाम था वो द एरो टिप करके रखा था वॉल्ट विटमैन ने, ठीक है। तो ये एरो टिप कोई और स्टोरी नहीं है, ये हाफ ब्रीड ही है। और क्या है थीम, क्या है स्टोरी की, इट इज़ अ टेल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल नेटिव अमेरिकन्स एंड द वाइट सेटलर्स, ठीक है, जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स थे और जो वाइट सेटलर्स जो बाहर से जो सेटल हुए थे वाइट सेटलर्स, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, बिटर स्वीट जो उनका रिलेशनशिप है, उस पर ये स्टोरी थी। इसीलिए इसका टाइटल आप देख सकते हो, हाफ ब्रीड है। हाफ ब्रीड किसको कहा जाएगा, तो वाइट सेटलर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है उनका दूसरा नॉवल, लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल। ये क्या है, ये एक मिस्ट्री सिटी नॉवल था, ठीक है। तो जो थीम्स होती हैं मिस्ट्री सिटी नॉवेल्स की, वही थीम इसकी भी थी, और ये भी सीरियलाइज्ड हुआ था न्यूज़पेपर में 1852 में, ठीक है। और सरप्राइजिंगली इस नॉवल को रीडिस्कवर किया, कितनी लेट, कैन यू इमेजिन, 2017 में it was again rediscovered, and it gained readership, it started because see, अगर हम वॉल्ट विटमैन की बात करें तो उनके वर्क में इंटरेस्ट तो हमेशा ही रहेगा, बट फोकस हमेशा उनकी पोइट्री पे रहा। बट इट इज़ really surprising, and it is a good turn of event that his novels are also being generating interest among the readers, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये सिटी नॉवल था इनका। नेक्स्ट हम उनकी बात करते हैं लीव्स ऑफ ग्रास की। लीव्स ऑफ ग्रास जो है उनका पोइट्री कलेक्शन है। मैंने ट्रिक बताई है याद रखने की कि पहला एडिशन कब आया 1855 में, लास्ट कब आया था 1891 में, ठीक है। और ये है क्या थीम, ये सेलिब्रेशन है लाइफ का, ह्यूमन स्पिरिट का, ह्यूमैनिटी का, ठीक है, लाइफ के स्ट्रगल्स का और ह्यूमन इनडोमिटेबल स्पिरिट का, ठीक है।
तो एवरीथिंग दैट इज़ लाइफ इज़ सेलिब्रेटेड इन लीव्स ऑफ ग्रास एंड इट इज़ फुल ऑफ विजडम। वो विजडम जो हम अपने स्क्रिप्चर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो लाइफ की फ़िलासफ़ी और विजडम आपको लीव्स ऑफ ग्रास में देखने को मिलेगी। तो इसकी समझिए इसकी थीम क्या है, ठीक है। और इसमें कुछ पॉपुलर पोएम्स जो हैं, मैंने यहाँ बहुत सारे पोएम्स है, शुरू में जो आया था कलेक्शन उसमें तो सिर्फ 7 पोएम्स थी, और जो बाद में जो लास्ट आया उसमें अप टू 400 पोएम्स थी। तो सोचो कि कितना एक्सटेंसिवली इसको रिवाइज किया गया, रीवर्क किया गया, और कितना स्पेशल वर्क था ये वॉल्ट विटमैन के लिए, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर जो हैं पोएम्स हैं, वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ा भी होगा आपने, पढ़ना भी है आपको इसका टेक्स्ट। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आउट ऑफ द ये एंड यहाँ पर कॉमा सिर्फ है, ठीक है। आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग, क्रैडल समझते हैं ना, झूला, ठीक है, जो जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है। आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग एंड फाइनली दिस पॉपुलर एलिजी when lilacs last in the dooryard bloomed, ठीक है, in which he mourned death of Abraham Lincoln. Beautiful elegy with some memorable lines. Okay, next is drum taps. Drum taps मैंने बताया कि पोइट्री कलेक्शन है, 1865 में ये आता है, और इट इज़ written at the backdrop of American Civil War, ठीक है। तो इसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने आपके लिए कोट करी है यहाँ पर। Never was there perhaps more hollowness at heart than at present, and here in the United States genuine belief system to have left us. ये actually drum taps की नहीं है, यहाँ पर मैं ये जो आपका वर्क है यहाँ पर डेमोक्रेटिक विस्टास, ये लाइन डेमोक्रेटिक विस्टास से ली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात करते हैं डेमोक्रेटिक विस्टास में, वो क्या किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो एक तरीके से आप कहें कि उस टाइम की पॉलिटिक्स, उस टाइम के बर्निंग इश्यूज़ के बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ completely forgotten about emotions and the language of heart, right? And it is hankering after blind logic and reason. Okay, next है उनका, again this is a piece of non-fiction, ठीक है। जैसे डेमोक्रेटिक विस्टास is a piece of non-fiction, it is also a piece of non-fiction. Specimen Days in America, ठीक है। स्पेसिमेन डेज इन अमेरिका का भी जो बैकड्रॉप है वो सिविल वॉर से, जैसे ड्रम टैप्स है ना, इसकी ज़्यादातर पोइट्री जो है सिविल वॉर का बहुत ह्यूज इम्पैक्ट रहा था वॉल्ट विटमैन की लाइफ को। उन्होंने देखा म्यूटिलेटेड ह्यूमन बॉडीज़ को, तो वो जो पोएम्स निकली, जो इमोशंस एक्सप्रेस हुए, वो तो ड्रम टैप्स में है इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, ठीक है। और बाकी जो उनके इम्प्रेशंस रहे उस सिविल वॉर के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उस टाइम के लोगों के बारे में, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, वो सब कलेक्टेड किए गए हैं स्पेसिमेन डेज इन अमेरिका में, ठीक है। तो ये भी उनका पीस ऑफ नॉन फिक्शन है। तो हमने उनके सारे जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनकी 1 लाइन समरी देख ली है, और यहाँ पर हमने उनको विजुअल्स की फॉर्म में देख लिया है, और साथ में हम लोगों ने वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफिकल स्केच को आज पढ़ा कि किस तरीके के पर्सनालिटी वो रहे, किन सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए, किस तरीके से उनका राइटिंग करियर फ्लरिश किया, और कैसे उन्होंने अमेरिकन पोइट्री को रेवोल्यूशनाइज़ किया। इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करूँगी और आपके क्वेश्चंस लूँगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।